आप लोग कक्षा 8 में हैं और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार आप लोगों को आपकी कक्षा में सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास के अंतर्गत एक अध्याय पढ़ना है, अध्याय संख्या 10, जो कि है चेंजेज इन आर्ट एंड लिटरेचर। इस अध्याय को हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में शुरू कर रखा है और अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से इस अध्याय में आने वाला हर वो चीज जो अभी तक आया है वो हम लोगों ने देखा है, मैंने आप लोगों को बताया है। जो भी आप लोगों को पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार और पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। और सामने जो ये आपको दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से लिखा हुआ, यह पारस प्रकाशन पुस्तक का डिजिटल फॉर्मेट है, जो पृष्ठ संख्या 119 और 119 से आगे आपको मिलेगा। यह अध्याय चेंजेज इन आर्ट एंड लिटरेचर। इस अध्याय में हम लोगों ने लिटरेचर के बारे में जाना। मैंने आप लोगों को बताया कि लिटरेचर क्या होता है। तो हिंदी, बंगाली, उर्दू और अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग साहित्य की बात की हम लोगों ने, अंग्रेजी साहित्य की भी बात की, मिर्जा गालिब की भी बात की हम लोगों ने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी देखा। तो हम लोगों ने जाना कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे, कौन है और उनका साहित्य के फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। और इसके अलावा इसके आगे हम लोगों ने आर्ट्स में देखा कि आर्ट क्या होता है, कला क्या होता है। तो फिर पेंटिंग के माध्यम से हम लोगों ने राजा रवि वर्मा और अलग अलग जेमिनी रॉय टाइप के हस्ताक्षर, पेंटिंग वाले हस्ताक्षर, या फिर कहें तो सतीश गुजराल और एमएफ हुसैन, इन सारे लोगों को जाना। तो ग्रोथ ऑफ द प्रेस भी हम लोगों ने देखा और यह देखा कि प्रेस ने अपना क्या योगदान दिया कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। अंतिम कक्षा में जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने बात की थी पेंटिंग की, और पेंटिंग में हम लोगों ने देखा था अलग अलग चित्रकारों को, चाहे वो नंदलाल बोस हो, चाहे वो दो टैगोर भाइयों की बात हो, अवनींद्रनाथ टैगोर की या फिर ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर की, यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात किया था। अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं इस कक्षा के माध्यम से। और चूंकि अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 122 पर हैं पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार, तो यहीं से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगे की उन सारे चीजों की जो आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। विथ एडवेंट ऑफ नेशनलिज्म सम ऑफ द पेंटर इन्वॉल्व इन फोक फॉर्म। अब चूंकि हम लोगों ने देखा, चाहे वो साहित्य की बात हो, चाहे वो कला की बात हो, चाहे वो चित्रकारी की बात हो, चाहे वो प्रेस की बात हो, सब में क्या है कि जब ये चीजें, ये सारी बातें हो रही है या फिर इन सारे बातों का जब जिक्र हो रहा है, तो हम लोग 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास हैं, क्योंकि यह हम लोग का ऐतिहासिक घटनाक्रम है। चूंकि हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा ही होगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि उस समय जो है वो राष्ट्रवाद जो है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, और इन सारे क्षेत्रों ने, चाहे वो कला हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो मीडिया हो, पत्रकारिता हो, प्रेस हो, जो भी कह ले, इन सब ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया उस राष्ट्रवादी आंदोलन में भारतीयों के लिए। चाहे वो फोक फॉर्म में हो, नृत्य के फॉर्म में हो, अलग अलग फॉर्म में हो, जो पेंटर हैं वो अलग अलग तरीके से अपना चित्रकारी करते गए और चित्रकारी के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाते चले गए। सम ऑफ द कंटेम्प्ररी पेंटर्स आर, कुछ जो समकालीन यानी कि उस समय के जो पेंटर, जो चित्रकार हैं, उनके नाम दिए गए हुए हैं। जेमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, विनोद मुखर्जी और राम किनकर, ये कुछ चित्रकारों का नाम है जो उस समय प्रसिद्ध थे, या फिर कहें तो उस समय के कुछ चित्रकार, कुछ बड़े हस्ताक्षर जो पेंटिंग के थे, उन लोगों का नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो इस समय के एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते हैं एट दैट टाइम। एंड अमॉन्ग द प्रेजेंट जेनर ऑफ न्यू पेंटर, अगर हम अभी के समय की बात करें और अभी के चित्रकारों की बात करें, तो उसमें कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों का नाम जो आता है, उसमें आता है एमएफ हुसैन का, कृष्ण खन्ना का और सतीश गुजराल का, और ऐसे और भी पेंटर हैं। ये तीन हस्ताक्षर पेंटर के, ये तीन नाम पेंटर के यानी कि चित्रकार के, एमएफ हुसैन,
कृष्ण खन्ना और सतीश गुजराल, एमएफ हुसैन और सतीश गुजराल को हम लोगों ने चित्र के माध्यम से भी पिछली कक्षा में देखा था। इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं इन दोनों को, जो कि हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 121 पर देखा था। ये है सतीश गुजराल, ये है इनका पेंटिंग, ये है एमएफ हुसैन, ये इनका पेंटिंग है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्किटेक्चर की, यानी कि अब हम लोग वास्तुकला की बात करेंगे और यहां पर बात करेंगे कि आर्किटेक्चर का फील्ड जो है वो कैसे अपना योगदान देता गया, या फिर कहें तो वो कैसे प्रभावित हुआ इन समयों में, यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रमुखतः। तो आर्किटेक्चर की बात करते हैं। द कोलोनलाइजेशन ऑफ इंडिया हैड एन इंपैक्ट ऑन द आर्किटेक्चर स्टाइल। जो हम लोग देखते आए हैं, अलग अलग अध्याय में भी हम लोगों ने देखा है कि जो भारत में जब जब जिसका शासन रहा है, चाहे वो मुगलों का शासन हो, चाहे वो अंग्रेजों का शासन हो, चाहे वो मुसलमानों का शासन हो, चाहे वो ईसाइयों का शासन हो, बड़े स्तर पर और भी देखा है हम लोगों ने, अलग अलग छोटे छोटे स्तर पर भी भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों का शासन रहा है। और जैसा शासन रहा है, जिनका शासन रहा है, उसके हिसाब से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का व्यवस्था चलता रहा है। तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि आर्किटेक्चर भी इससे अछूता नहीं था। ये जो वास्तुकला था, यह भी उसी स्टाइल में चल रहा होता है जिस स्टाइल में वहां पे जो है सरकार चल रहा होता है। द ब्रिटिश फॉलोड वेरियस आर्किटेक्चरल स्टाइल। जो चूंकि उस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं इस ऐतिहासिक घटनाक्रम की या फिर इस अध्याय की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। और 19वीं और 20वीं शताब्दी जो है भारत और अंग्रेज, यानी कि यहां पर अंग्रेजों से भारतीय स्वतंत्रता की बात होती है। अगर हम ऐतिहासिक घटनाक्रम में जाएं तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो इस समय के जो आर्किटेक्चर स्टाइल यूज करते थे और करवाते थे, वो था, उनका नाम था गोथिक, इंपेरियल, क्रिश्चियन, इंग्लिश, रेनेसियन और विक्टोरियन। ये सब जो थे कुछ एसेंशियल आर्किटेक्चरल स्टाइल थे जो इस समय उपयोग हुआ करते थे और करवाए जाते थे। As it is the evident, early European brought design of architecture in the construction of their churches and forts. अगर हम तथ्य के आधार पर चलें तो ये जो शुरू के जो यूरोपियन थे, जो शुरू में जो अंग्रेज आए, यूरोप वाले आए, तो उन्होंने जो अपना आर्किटेक्चर और ये सारे चीजों का जो मुख्यतः जो ध्यान दिया, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया आर्किटेक्चरल स्टाइल में, वो उनका वर्शिप प्लेस चर्च की बात कर लें या फिर अलग अलग किलाओं की बात कर लें, यहां पर उन लोगों ने वास्तुकला को ज्यादा सम्मान दिया, यानी कि कहा जाए तो आर्किटेक्चर को यहां पर उन्होंने ज्यादा प्रयोग किया। गोथिक आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड अक्रॉस इंडिया अंडर द ब्रिटिश शासन के अधीन जब भारत था, तो उस समय ये जो गोथिक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर था, ये सबसे ज्यादा फला फूला आगे बढ़ा। आगे colonial architecture splendor can be seen at New Delhi which was made by the British। अगर colonial architecture की बात करेंगे तो इसको भी ब्रिटिश शासन में बहुत अच्छा सम्मान मिला, फला फूला। और अगर हम चलें तो दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली की बात करें, तो यहां पर बहुत सारे इमारतों में कॉलोनियल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा जो कि मुगलों के समय नहीं था। यानी कि ब्रिटिश आर्किटेक्चर में कॉलोनियल आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर, इसके अलावा इंपीरियल, क्रिश्चियन और भी अलग अलग विक्टोरियन आर्किटेक्चर, ये सब जो है प्रमुख आर्किटेक्चर स्टाइल थे जो कि उस समय प्रयोग किए जाते थे और करवाए जाते थे। अब कुछ चित्र है, कुछ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है, अब इसको देखा जा सकता है पृष्ठ संख्या 122 पर पारस प्रकाशन पुस्तक में। यह है हावड़ा ब्रिज। यह एक आर्किटेक्चर है जो ब्रिटिश जमाने का आर्किटेक्चर है, ब्रिटिश शासनकाल में बना हुआ एक आर्किटेक्चर है। एक पुल है जो हावड़ा ब्रिज है, जो अभी कोलकाता और हावड़ा यानी कि वेस्ट बंगाल भारत देश के एक राज्य पश्चिम बंगाल के दो जिले हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है, या फिर कहे तो दोनों के बीच का एक पुल है। ये हावड़ा ब्रिज है। और ये है विक्टोरिया मेमोरियल, ये भी कोलकाता में है। ये म्यूजियम विक्टोरिया मेमोरियल है, ये कोलकाता में है। हावड़ा ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। दोनों हावड़ा और कोलकाता दोनों अलग अलग जिले हैं पश्चिम बंगाल राज्य भारत देश में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की। इन वाराणसी
one of the true Gothic monument in Queen's College, built in a perpendicular style by Major Kitto from 1847 to 1852. अगर हम वाराणसी की बात करें, तत्कालीन बनारस की बात करें, काशी की बात करें, अभी के उत्तर प्रदेश के एक जिले की बात करें, वाराणसी की बात करें, तो यहां पर अगर गॉथिक मोन्यूमेंट या गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात की जाए तो क्वींस कॉलेज जो यहाँ पर है वो गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ एक मॉन्यूमेंट है, जिसको किसने बनाया था? मेजर किटो ने बनवाया था वर्ष 1847 से वर्ष 1852 के बीच में। आगे, इन नियर बाई इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद के पास, यानी कि तत्कालीन इलाहाबाद अभी का प्रयागराज के आसपास, द ब्रिटिश वेंट ऑन अ रैम्पेज बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ एडिफाइसेज विच इंक्लूड द कोलोसल। यहां पर भी बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट, बहुत सारे ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट देखे जा सकते हैं। अगर इलाहाबाद यानी कि तत्कालीन इलाहाबाद अभी के प्रयागराज को देखा जाए तो उसके भी आसपास बहुत सारे ब्रिटिश मॉन्यूमेंट, ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाले मॉन्यूमेंट जो है वो देखे जा सकते हैं। ये लोटस टेम्पल है जो बहाऊ धर्म का एक अलग धर्म है। बहाऊ धर्म है, लोटस टेम्पल जो है ये हिंदू धर्म का नहीं है। लोटस टेम्पल जो है एक बहाऊ धर्म का है और ये बहाऊ धर्म का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। ये न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है, और ये विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता में है। आगे बढ़ते, ये दोनों जो है ये आर्किटेक्चर के तौर पर एक उदाहरण के रूप में यहां पर आप लोगों को दिया गया हुआ है। All Saints Cathedral, the High Court and Mayo College, now a sport association called Mayo Hall। अगर हम लोग बात करें और भी अलग अलग ब्रिटिश शासनकाल में बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स की, आर्किटेक्चर की और आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाए गए अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की, तो उसमें सेंट कैथेड्रल जो है या फिर हाई कोर्ट इलाहाबाद का, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, सेंट कैथेड्रल जो है, और मायो कॉलेज जो अब मायो हॉल कहलाता है, ये सब भी ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के तौर पर बनाया गया मॉन्यूमेंट है जो देखा जा सकता है अभी भी। इन द ईस्ट, इन कलकत्ता, अगर हम पूरब की बात करें, भारत के पूर्व की बात करें और कलकत्ता की बात करें, तत्कालीन कलकत्ता अभी के कोलकाता की, तो हाई कोर्ट वाज इरेक्टेड ऑन द गोथिक स्टाइल। यहां पर जो यहाँ का जो हाई कोर्ट है, यहाँ का जो उच्च न्यायालय है, ये भी गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो अंग्रेजों का स्टाइल, वन ऑफ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया हुआ है। ऑल सेंट चर्च इन नागपुर वाज रीडिजाइन। ये नागपुर जो अभी महाराष्ट्र राज्य का एक जिला, एक शहर, एक नगर है, वहां पर भी जितने भी सेंट चर्च हैं वो भी ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के तौर पर रीडिजाइन किए गए। द प्लान वेयर सेंट टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड बाय जीएफ बॉडले। जीएफ बॉडले के द्वारा ये जो प्लान था इस टाइप का आर्किटेक्चर करने का, इस टाइप का आर्किटेक्चर नहीं करने का, ये जीएफ बॉडले के द्वारा इंडिया से इंग्लैंड भेजा गया और फिर उसके हिसाब से सारा आर्किटेक्चर हुआ, वास्तुकला और वास्तुकार का सारा कार्य हुआ। बट इट इज कलकत्ता, अब कोलकाता, दैट टेक द आर्किटेक्चरल केक। अगर हम लोग देखें तो कोलकाता या फिर उस समय के कलकत्ता की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट की बात की जाए तो यह आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट का एक धरोहर है, या फिर कहा जाए तो ब्रिटिश शासनकाल में सबसे ज्यादा आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट जो है वो तत्कालीन कलकत्ता अभी के कोलकाता में बनाया गया। और कोलकाता कैसे बना था, बंगाल कैसे बना था, तो कोलकाता जो है 3 गांवों को मिलाकर अंग्रेजों ने बनाया था। ये हम लोगों ने देखा है अलग अध्याय में कि 3 गांवों को मिलाकर कैसे कोलकाता नगर की स्थापना की गई, तत्कालीन कलकत्ता की गई, यह हम लोगों ने दूसरे अध्याय में देखा है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि अगर आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात की जाए तो भारत का कोलकाता जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, सबसे ज्यादा उसको हानि कहें, लाभ कहें, जो भी कहें, लेकिन सबसे ज्यादा जो आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो ब्रिटिश आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कोलकाता में हुआ। आगे, हु कैन फॉरगेट द मैसिव हावड़ा ब्रिज। वही
कहा जा रहा है कि कौन भूल सकता है हावड़ा ब्रिज को, जो कि ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के तौर पर बनाया गया है। फिनिश्ड इन 1943, जो 1943 में बनकर पूरा हुआ। जिसने किस ब्रिज को रिप्लेस किया, तो फोंटून ब्रिज को इसने रिप्लेस किया, जो कि 1874 में बना था। उसको रिप्लेस करके उसके जगह पर वर्ष 1943 में पूरा हुआ हावड़ा ब्रिज जो है एक भारतीय धरोहर के तौर पर अभी है, और ये भी ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। द ब्रिज स्पैन 1500 फीट लीडिंग टू हावड़ा स्टेशन, whose red brick facade is surrounded by 8 square tower in the Oriental and Roman style। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी कुछ तकनीकी स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात की जा रही है कि जो हावड़ा ब्रिज है वो 1500 फीट लंबा है, यानी कि 1500 फीट में फैला हुआ है, जो कहां से शुरू होता है, तो हावड़ा स्टेशन यानी कि हावड़ा रेलवे स्टेशन से शुरू होता है। और यहाँ पर लाल ईंट से बना हुआ, यानी कि कहें तो ये जो लिखा हुआ है कि हुज रेड ब्रिक फेसेड इज सराउंडेड बाय 8 स्क्वायर टावर, यहाँ पे 8 स्क्वायर टावर हैं इस ब्रिज में जो रेड ब्रिक से हैं, और ये ओरिएंटल और रोमन स्टाइल ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर के तहत बने हुए हैं। यानी कि हावड़ा ब्रिज ओरिएंटल और रोमन स्टाइल ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर से बना हुआ एक भारतीय धरोहर है, जिसकी शुरुआत हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास से होती है। इसमें 8 स्क्वायर टावर हैं। 8 स्क्वायर टावर जो हैं वो रेड ब्रिक से बने हुए हैं, यानी कि लाल ईंट की बात की जा रही है यहाँ पर। 1880 वर्ष 1880 के समय की बात करें, यानी कि 80, 81, 82, 83, 84 से लेकर 89 तक की बात करें, राइट्स बिल्डिंग वाज रीफेस्ड विथ टेराकोटा एंड कॉन्सील एंड अर्लियर स्ट्रक्चर विच वाज द। फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा, नागपुर में देखा, अलग अलग जगह पर देखा कि बहुत सारे चर्चेज को रीडिजाइन किया गया। उसी तरीके से अगर हम 80 के दशक की बात करें, यानी कि 1880 की बात करें, 80 से लेकर 89 की बात करें, तो यहां पर भी राइट्स बिल्डिंग थे वो भी अलग अलग नए नए तरीके से बनाए गए, नए नए वास्तुकला के आधार पर इस समय बनाए गए। ये सब जो था ये ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के तौर पे रीडिफाइन और रीडिजाइन किया जा रहा था। इस समय पृष्ठ संख्या 122 से आते हैं हम लोग 123 पर, और ये जो हम लोग राइट्स बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, यह क्या था, तो यह हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये जो राइट्स बिल्डिंग था ये हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड क्वार्टर कोलकाता में राइट बिल्डिंग के तौर पर था, उसका नाम राइट बिल्डिंग था। फोर्ट विलियम, द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द ब्रिटिश इन मिड 19th century, took 13 years to construct at a cost of more than $3.5 million। इस राइट्स बिल्डिंग को किसने बनवाया था, तो फोर्ट विलियम ने बनवाया था, जिसका 19वीं शताब्दी के समय, यानी कि 19वीं शताब्दी के काल में अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी हुकूमत में बहुत अच्छा पैठ था, और इसने इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग $3.5 मिलियन, $3.5 मिलियन पैसा लगाया, रुपया लगाया, और इसको बनाने में 13 वर्ष का समय लगा। यानी कि यह सब जो है कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल है, कुछ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है जो कि ब्रिटिश शासन काल में रीडिजाइन किए गए या फिर स्थापित किए गए। चाहे वो हावड़ा ब्रिज की बात कर लें, या फिर अलग अलग चर्चेज की बात कर लें, विक्टोरिया मेमोरियल की बात कर लें, और भी अलग अलग मायो हॉल, मायो कॉलेज की बात कर लें, हाई कोर्ट्स की बात कर लें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर लें, कोलकाता, कलकत्ता, ये सब जो है ये ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के आधार पर बने हुए मॉन्यूमेंट हैं, बने हुए धरोहर हैं। अगली कक्षा में जब हम लोग आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इस कक्षा में अभी हम लोग रुकते हैं, इस अध्याय को अभी यहीं रोकेंगे। अगली कक्षा में मिलते हैं तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा।